नमस्कार, मैं डॉक्टर सुरेश कांतेजा आप सभी का आपके अपने डीएस एकेडमी पे स्वागत और अभिनंदन करती हूँ। आज की क्लास में हम देखेंगे प्रैक्टिस सेट में हिंदी के कुछ नवीन प्रश्न। इससे पहले आप चैनल पर अगर नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिए। आपने चैनल सब्सक्राइब कर रखा है, आपको क्लास पसंद है तो क्लास को लाइक कीजिए और जितना हो ज़्यादा से ज़्यादा दोस्तों में या जो भी आपके पास पब्लिकली प्लेटफॉर्म है आप उस पर शेयर कर सकते हैं। इसी के साथ में आपको जानकारी दे दें कि डीएस एकेडमी का टीजीटी और पीजीटी एलटी ग्रेड जीआईसी प्रवक्ता हिंदी का ये जो बैच है ये संचालित है नाम मात्र शुल्क के साथ में। हम आपको ये कक्षाएं प्रोवाइड करा रहे हैं। इससे पूर्व में भी आपने देखा था कि हमने एक संपूर्ण पाठ्यक्रम निशुल्क आपको दिया था। उससे भी विस्तृत और अवधारणात्मक बेसिक रूप में, सरल रूप में, ट्रिकली और जो है आपको ज़्यादा से ज़्यादा प्रयास है कि आपको कक्षा में ही जो भी तथ्य हैं वो तैयार कराए जाएं। जो भी बच्चे न्यूनतम शुल्क में अपनी तैयारी को बहुत बेहतर करना चाहते हैं वो एडमिशन ले सकते हैं 9568802463 पे। प्रत्यक्ष को प्रमाण की आवश्यकता नहीं रहती है। हमारे बैच से नेट में भी बच्चे निकले हैं और बीपीएससी में भी काफ़ी बच्चों का चयन हुआ है। हम हमेशा रिजल्ट शो नहीं करते हैं। तो जो भी बच्चे एडमिशन लेना चाहते हैं वो समय से एडमिशन ले सकते हैं क्योंकि अभी परीक्षाएं थोड़ी सी दूर है। इसी के साथ में बात करें तो डीएस एकेडमी का हिंदी प्रैक्टिस सेट है। हिंदी प्रैक्टिस सेट में अगर हम बात करें तो इसमें 50 टेस्ट पेपर हम आपको प्रोवाइड करा रहे हैं और 50 टेस्ट पेपर जो हैं ये 125 प्रश्नों की श्रृंखला में प्रति टेस्ट पेपर है। 125 जो प्रश्न है वो आपके टीजीटी पीजीटी के अकॉर्डिंग जो है प्रश्न लगे हुए हैं। तो जो भी बच्चे तैयारी करना चाहते हैं, अपनी तैयारी का स्वयं मूल्यांकन करना चाहते हैं कि हमारी तैयारी किस स्तर की हो चुकी है, तो वो इसी नंबर पे कॉल करके डेमो टेस्ट पेपर देख सकते हैं और प्रैक्टिस सेट ले सकते हैं। प्रैक्टिस सेट आपको मात्र 10 रुपये प्रति टेस्ट पेपर आपको पड़ेगा। जो भी बच्चा टेस्ट पेपर लेना चाहता है, अपना खुद का मूल्यांकन करना चाहता है कि मेरी तैयारी कैसी है और पूर्व में जो परीक्षाएं हुई हैं टीजीटी पीजीटी या बाकी के जो अन्य राज्यों की परीक्षाएं हुई हैं उनके स्तर को देखते हुए ही ये प्रैक्टिस सेट आपका तैयार किया गया है। बहुत महत्वपूर्ण परीक्षा उपयोगी दृष्टि से बहुत ही रामबाण है। तो जो भी बच्चे प्रैक्टिस सेट लेना चाहते हैं वो कॉल कर सकते हैं या जो न्यूनतम शुल्क में हिंदी का बैच ज्वाइन करना चाहते हैं, हमारा सरल रूप में समझना चाहते हैं, कुछ अलग हटकर करना चाहते हैं तो वो बैच ज्वाइन कर सकते हैं। चलिए बात करते हैं आज के पहले प्रश्न की ओर। आज का पहला प्रश्न है कि पेड़ से पत्ते गिरते हैं। पेड़ से पत्ते गिरते हैं वाक्य में कारक है। अगर आपको व्याकरण में कहीं कोई समस्या है तब आप प्लेलिस्ट में जाके व्याकरण की कक्षाएं, भाषा विज्ञान की कक्षाएं और आपके काव्य शास्त्र की कक्षाएं जो हैं प्लेलिस्ट में लगी हुई हैं, आप वहां पे जाके पढ़ सकते हैं। तो पेड़ से पत्ते गिरते हैं वाक्य में कारक कौन सा है? कर्ता कारक, अपादान कारक, करण कारक, संबंध कारक। तो पेड़ से पत्ते गिरते हैं जहां पर अलगाव होता है, जहां पर अलग होता है वहां पे आपका जो है अपादान कारक होता है। कर्ता स्वयं है, प्रथमा विभक्ति रहती है। करण से या द्वारा। संबंध काकी के रारी रे जिस वाक्य में रहेगा वो आपका रहेगा। बढ़ते हैं अगले प्रश्न पे। प्रश्न है निम्नलिखित में से किस शब्द में उपसर्ग है? आपको बताना है इन शब्दों में उपसर्ग किसमें है। दशक, पराजय, लालिमा, कारीगर। तो इसमें जो आपका उपसर्ग है वो है पराजय में। आगे बढ़ते हैं अगले प्रश्न पे। अगला प्रश्न है निम्नलिखित में से कौन सी रचना व्याकरण ग्रंथ है? आपको बताना है इनमें व्याकरण ग्रंथ कौन सी रचना है। कीर्ति पताका, चर्यापद, उक्ति व्यक्ति प्रकरण या वर्ण रत्नाकर। अगर आप बात करेंगे तो आपकी जो है व्याकरण ग्रंथ में आपकी उक्ति व्यक्ति प्रकरण मानी गई है। उक्ति व्यक्ति प्रकरण की अगर आप बात करेंगे तो 12वीं शताब्दी की रचना किसकी है? दामोदर की, जो गोविंद चंद्र के सभा पंडित थे। कीर्ति पताका की बात करेंगे तो आपके विद्यापति की है। चर्यापद की बात करेंगे तो आप सवरपा की है और वर्ण रत्नाकर की बात अगर आप करेंगे तो ज्योतिरीश्वर ठाकुर की है। आगे बढ़ते हैं अगले प्रश्न पे। प्रश्न है घोटक का तद्भव रूप क्या है? घोटक का तद्भव रूप क्या है?
हय, अश्व, घोड़ा या तुरंग। तो घोटक का जो तद्भव रूप होता है वो आपके घोड़ा होता है। जिन प्रश्नों पे समय नहीं देना होगा उनसे सीधे सीधे आगे बढ़ेंगे। अगला प्रश्न है, उपजाऊ का विलोम शब्द है। उपजाऊ का विलोम शब्द क्या है? उपजाऊ, सिंचित, खाद, उसर, बंजर। तो बात करें यहाँ पे तो आपका जो उपजाऊ है उसका बंजर भी होता है, लेकिन यहाँ पे जो उपजाऊ का है वो उसर सही होगा। आगे बढ़ते हैं अगले प्रश्न पे। अगला प्रश्न है, निम्नलिखित में से अर्धस्वर कहलाता है। आपको बताना है इनमें अर्धस्वर कौन सा कहलाता है? या, म, र, ला। बात करें तो हिंदी वर्णमाला में जो आपके अर्धस्वर हैं इसमें आपका ए विकल्प सही होगा। हिंदी में जो अर्धस्वर है वो दो हैं, या और वा। ध्यान रखिएगा, या और वा जो है ये अर्ध स्वर है। संधि के रूप में जब हम करते हैं तब हमें स्पष्ट हो जाता है। मा आपका ओष्ठ है, रा और ला। आगे बढ़ते हैं अगले प्रश्न पे। अगला प्रश्न है, पश्चिमी हिंदी में कौन सी बोली है? आपको बताना है इनमें पश्चिमी हिंदी में कौन सी बोली है? मगही, कन्नौजी, मैथिली, अवधी। पश्चिमी हिंदी में कई बार ये बोलियां आपको कई बार पढ़ा दी गई हैं। तो बात करेंगे पश्चिमी हिंदी में आपकी कन्नौजी है। पश्चिमी हिंदी में आप देखोगे तो खड़ी बोली है, खड़ी बोली, कन्नौजी, ब्रजभाषा, हरियाणवी और बुंदेली। ये आपकी 5 बोलियां आती हैं, जबकि खड़ी बोली को कौरवी भी कहा गया है। बात करें तो आपके जो है मगही और मैथिली, मगही और मैथिली ये क्या है? तो ये आपकी बिहारी हिंदी है और इसी में भोजपुरी भी आ जाती है। मगही, मैथिली और भोजपुरी ये बिहारी हिंदी की बोली है। अवधी की बात करें तो अवधी, बघेली और छत्तीसगढ़ी ये किस हिंदी की हैं? तो ये है आपकी पूर्वी हिंदी की बोली मानी गई है। आगे बढ़ते हैं अगले प्रश्न पे। आसक्त का विलोम शब्द है। आपको बताना है आसक्त का विलोम क्या है? विरक्त, अनुरक्त, संसक्ति, विभक्ति। तो आसक्त का जो है विरक्त विलोम होगा। बढ़ते हैं अगले प्रश्न पे। देश विभाजन की त्रासदी पर लिखित उपन्यास है। आपको बताना है देश विभाजन की त्रासदी पर जो उपन्यास लिखा गया है वो कौन सा है? राग दरबारी, गबन, झूठा सच, सेवा सदन। देश विभाजन की त्रासदी पर जो लिखा गया उपन्यास है 1958 और 1960 दो भागों में है। 1960 वतन और देश और देश का भविष्य, ये है आपका झूठा सच। किसका? तो यशपाल जी का। ठीक है, आगे बढ़ते हैं। राग दरबारी आपको पता है श्रीलाल शुक्ल, गबन और सेवा सदन जो है आपके प्रेमचंद के उपन्यास है। आगे बढ़ते हैं अगले प्रश्न पे। निम्नलिखित में से राजभाषा आयोग के प्रथम अध्यक्ष कौन थे? बाल गंगाधर तिलक, मुंशी आयंगर, बाल गंगाधर खेर, काका साहब कालेलकर। तो राजभाषा आयोग के जो प्रथम अध्यक्ष हैं वो कहा जाता है बीजी खेर। तो इसमें बाल गंगाधर खेर आपके जो है इसके अध्यक्ष थे। 344 के अनुपालन में ये बताया गया था 7 जून 1955 को राजभाषा आयोग का गठन हुआ था और उसके प्रथम अध्यक्ष जो थे वो बीजी खेर माने गए थे। इसमें 20 सदस्य और भी मनोनीत किए गए थे और आयोग ने फिर 19 की सिफारिश ही पास की थी। बढ़ते हैं अगले प्रश्न पे। प्रश्न है, जो अधिक बोलता है उसे कहते हैं। जो अधिक बोलता है उसे क्या कहते हैं? मितभाषी, मृदुभाषी, वक्ता या वाचाल। जो अधिक बोलता है उसको वाचाल कहा जाता है। बढ़ते हैं अगले प्रश्न पे। प्रश्न है, मध्य वर्ग की पारिवारिक समस्या को दर्शाने वाला नाटक है। आपको बताना है इनमें मध्य वर्ग की पारिवारिक समस्या किसमें चित्रित है? जन्मेजय का नागयज्ञ, अंधा युग, आधे अधूरे, तमस। बात करें तो मध्य वर्ग की पारिवारिक समस्या पर जो आधारित है आधे अधूरे है।
किसका? मोहन राकेश का। आधे अधूरे नाटक। आगे बढ़ते हैं। जन्मेजय का नागयज्ञ आपका प्रसाद जी का है और अंधा युग धर्मवीर भारती का है। तमस की अगर आप बात करते हैं तो ये भीष्म साहनी जी का है। बढ़ते हैं अगले प्रश्न पे। सूरदास किस उपन्यास का चर्चित पात्र है? आपको बताना है सूरदास किस उपन्यास का पात्र है। गोदान, कर्मभूमि, रंगभूमि, कायाकल्प। तो जो सूरदास है वो आपकी रंगभूमि का पात्र है। आगे बढ़ते हैं अगले प्रश्न पे। प्रश्न है पहला गिरमिट या उपन्यास विशेषकर किस पर केंद्रित है? आपको बताना है पहला गिरमिट या उपन्यास किसको केंद्रित करके लिखा गया है? पंडित जवाहरलाल नेहरू, महात्मा गांधी, लाल बहादुर शास्त्री, विनोबा भावे। तो आपको ज्ञात है कि पहला गिरमिट या जो उपन्यास है वो महात्मा गांधी को केंद्र में रखकर लिखा गया है। पहला गिरमिट या गिरिराज किशोर का है और इनके अन्य में आप देखोगे तो यात्राएं हैं, जुगलबंदी है, चिड़ियाघर है, प्रस्तावित है, असला है। आगे बढ़ते हैं अगले प्रश्न पे। अगला प्रश्न है कामायनी में श्रद्धा किसका प्रतीक है? कामायनी में श्रद्धा किसका प्रतीक है? तन का, मन का, हृदय का, बुद्धि का। तो श्रद्धा जो है वो आपके इसमें हृदय का प्रतीक है। मन का आप देखोगे मनु है, बुद्धि का आप देखोगे ईड़ा है। बढ़ते हैं अगले प्रश्न पे। प्रश्न है दूसरी परंपरा की खोज किस विधा की रचना है? आपको बताना है दूसरी परंपरा की खोज किसकी रचना है? नामवर सिंह की। और ये किस विधा की रचना है? आलोचना, खोज एवं सर्वेक्षण, कहानी, ललित निबंध। तो दूसरी परंपरा की खोज जो है नामवर सिंह की, ये आलोचना विधा की रचना है। अन्य आलोचनाएं हैं इनकी कहानी और नई कहानी, छायावाद, कविता के नए प्रतिमान, इतिहास और आलोचना, आधुनिक साहित्य की प्रवृत्तियां। ये सभी नामवर सिंह की रचनाएं हैं। बढ़ते हैं अगले प्रश्न पे। पंचवटी शब्द में कौन सा समास है? आपको बताना है पंचवटी शब्द में कौन सा समास है? कर्मधारय समास, द्विगु समास, अव्ययभाव समास, तत्पुरुष समास। पंचवटी की अगर बात करें तो संख्या पूर्वे द्विगु। अगर संस्कृत में बात करें तो संख्या पूर्वे द्विगु, जिसमें पहला पद संख्यावाची हो जाता है वहां पर जो है आपका और समूह का बोध होता है, वहां पे आपका द्विगु समास होता है। इसमें आपका जो है द्विगु समास है। कर्मधारय समास में विशेषण विशेष्य होता है, एक पद विशेषण होता है पहला और दूसरा पद विशेष्य होता है। अव्ययभाव समास में प्रथम पद पूर्व पद अव्यय होता है, तत्पुरुष समास में दूसरा पद की प्रधानता होती है। बढ़ते हैं अगले प्रश्न पे। प्रश्न है हिंदी में स्वच्छंदतावाद का कवि कौन कहा जाता है? आपको बताना है हिंदी में स्वच्छंदतावाद का कवि कौन कहा जाता है? हरिओद, राम नरेश त्रिपाठी, श्रीधर पाठक, राधा कृष्णदास। तो हिंदी में स्वच्छंदतावाद का कवि कौन कहा जाता है? बात करें तो श्रीधर पाठक कहे जाते हैं। आगे बढ़ते हैं अगले प्रश्न पे। प्रश्न है बिनु पग चले सुने बिनु काना, इसमें कौन सा अलंकार है? आपको बताना है कि बिना पग के चलता है और कानों के बिना सुनता है, इसमें कौन सा अलंकार है? असंगति अलंकार, श्लेष अलंकार, रूपक अलंकार या विभावना अलंकार। अगर बात करें तो इसमें विभावना अलंकार होगा। कारण और कार्य के संबंध में जहां पर कारण के बिना ही कार्य हो जाता है वहां पे आपका विभावना अलंकार होता है। आगे बढ़ते हैं अगले प्रश्न पे। प्रश्न है समस्त पृथ्वी से संबंध रखने वाला कहलाता है। आपको बताना है कि समस्त पृथ्वी से संबंध रखने वाला क्या कहलाता है? सार्वभौमिक, सार्वकालिक, सार्वदेशिक, सर्वज्ञ। तो समस्त पृथ्वी से संबंध रखने वाला जो कहलाता है वो आपका सार्वभौमिक कहलाता है। आगे बढ़ते हैं अगले प्रश्न पे। प्रश्न है भक्ति आंदोलन भारतीय जनता धारा का स्वाभाविक विकास है, यह कथन किसने कहा है? बताना है कि भक्ति आंदोलन भारतीय चिंताधारा का स्वाभाविक विकास है, यह कथन किसने कहा है? रामचंद्र शुक्ल, हजारी प्रसाद द्विवेदी, रामस्वरूप चतुर्वेदी, भागीरथ मिश्र। इसमें जो आपका सही विकल्प होगा
वो होगा हजारी प्रसाद द्विवेदी जी। आगे बढ़ते हैं अगले प्रश्न पे। प्रश्न है सूर्य की अंतिम किरण से सूर्य की पहली किरण तक किसकी नाट्य कृति है? आपको बताना है ये किसका नाटक है। सूर्य की अंतिम किरण से सूर्य की पहली किरण तक सुरेंद्र वर्मा, रामकुमार वर्मा, महादेवी वर्मा, भगवती चरण वर्मा। तो बात करें, ये आपका जो नाटक है ये सुरेंद्र वर्मा जी का है। सूर्य की अंतिम किरण से सूर्य की पहली किरण तक, द्रौपदी, आठवां सर्ग, ये सभी जो है आपके सुरेंद्र वर्मा के नाटक है। बढ़ते हैं अगले प्रश्न पे। प्रश्न है दुखम सुखम उपन्यास की लेखिका है। आपको बताना है दुखम सुखम उपन्यास किसने लिखा है। चित्रा मुदगल, प्रभा खेतान, ममता कालिया, नासिरा शर्मा। दुखम सुखम की अगर बात करेंगे बच्चे तो ये है आपका ममता कालिया। बेघर, नरक दर नरक, प्रेम कहानी, साथी, लड़कियां एवं दौड़, ये सभी इनकी रचनाएं हैं। बढ़ते हैं अगले प्रश्न पे। प्रश्न है प्रबंध चिंतामणि के रचयिता हैं। आपको बताना है कि प्रबंध चिंतामणि के रचयिता कौन है। दामोदर पंडित, आसगु कवि, रोड़ा कवि या मेरुतुंग। तो प्रबंध चिंतामणि किसने लिखा है? तो प्रबंध चिंतामणि के रचनाकार मेरुतुंग हैं। आगे बढ़ते हैं अगले प्रश्न पे। प्रश्न है आपका आदिकाल को बीजवपन काल नाम किसने दिया था? आपको बताना है आदिकाल को बीजवपन काल किसने कहा। विश्वनाथ प्रसाद मिश्र, रामचंद्र शुक्ल, महावीर प्रसाद द्विवेदी, भागीरथ मिश्र। तो बीजवपन काल कहने वाले आदिकाल को महावीर प्रसाद द्विवेदी जी हैं। सी विकल्प आपका सही है। आप सभी लोग कमेंट कीजिएगा, बताइएगा कि 25 प्रश्नों में आपके कितने प्रश्न सही हैं, प्रश्नों का स्तर कैसा है, क्या प्रश्नों का स्तर बढ़ाया जाए। जितना हो क्लास को ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करते रहिए। जिन भी बच्चों को बैच ज्वाइन करना है या प्रैक्टिस सेट लेना है वो समय से कॉल कर सकते हैं। अभी की क्लास यहीं तक रखते हैं, मिलेंगे अगली क्लास में अगले नए प्रश्नों के साथ में। आप सभी का धन्यवाद।